दोस्तों, इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कर्नाटका राज्य के बारे में। और कर्नाटका किस तरीके से अपने को अलग करता है। ये पूरी तरीके से तो अलग नहीं कर पाता है जिस तरीके से बंगाल, अवध और निजाम अपने को अलग करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो शासक होते हैं उतने ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली नहीं थे। तो कर्नाटक राज्य की स्थापना जो की जाती है स्वतंत्र राज्य के रूप में, वो की जाती है शहादत उल्ला खान के द्वारा। और इन्होंने अपनी राजधानी रखी थी अर्काट में। तो यहाँ पे शहादतुल्ला खान और कर्नाटका राज्य, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और एक और व्यक्ति थे सादत खान, उन्होंने अवध स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो दोनों दो व्यक्ति हैं। इन नामों से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम जानते हैं कि कर्नाटका राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है, उस समय की क्या थी। क्योंकि जो वर्तमान का कर्नाटका राज्य है और उस समय का कर्नाटका राज्य है, दोनों बिल्कुल विपरीत हैं एक दूसरे के। अर्थात कह लें तो उस समय का कर्नाटका राज्य वर्तमान के तमिलनाडु राज्य का हिस्सा था। तो भौगोलिक स्थिति को अगर देखेंगे तो कर्नाटका राज्य की स्थिति थी ये वाली। ये ये कर्नाटका राज्य और इसकी थी राजधानी अर्काट। और इससे लगती हुई जो सीमाएं थी, तो उत्तर में निजामों का शासन था। कुछ हिस्सा इनका मराठों से मिलता था। इनके पश्चिम में मैसूर राज्य थे और दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में केरल के कुछ स्वतंत्र छोटे छोटे राज्य भी थे। अब यहाँ पे इस कर्नाटका राज्य में क्या होता है कि अंग्रेजों की जो कोठी बनी हुई थी वो थी मद्रास में, और वो स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ था। वहाँ पे उनकी सेना भी रखी जाती थी अंग्रेजों की, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना भी वहाँ पे रहती थी। थल सेना, नौसेना, दोनों तरीके की सेनाएं थी। प्लस वहाँ के जो कोठी थी, उस किले थे, उसकी किलेबंदी की गई थी, फोर्टिफाइड किया गया था। तो मद्रास काफी महत्वपूर्ण बेस था और मजबूत बेस था अंग्रेजों का। अब फ्रांसीसियों का भी पांडिचेरी में महत्वपूर्ण बेस था और ये उनकी राजधानी थी, मुख्यालय भी था पांडिचेरी। तो ये इनका मजबूत बेस था फ्रांसीसियों का। और दोनों के बीच में भी ही लगभग स्थिति थी अर्काट की, जो कि कर्नाटका की राजधानी थी। अब इन सारी स्थितियों की होने की वजह से कि दोनों विदेशी शक्तियां कर्नाटक में उनके मुख्यालय मौजूद थे और पूरी शक्ति वहां पे केंद्रित थी, और साथ में कर्नाटक राज्य की जो राजनीतिक स्थिति थी वो बड़ा ढुलमुल सा हो चला था, कमजोर हो चली थी। तो ऐसे में दोनों शक्तियों का टकराव कर्नाटक में होता है, जिसे कि कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ऐसे 3 युद्ध लड़े गए थे फ्रांसीसी और अंग्रेज कंपनियों के बीच में। तो आज जो हम जानेंगे वो जानेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में, और उसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, वो किस तरीके से हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ। इन सारी चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले कर्नाटक के हम राजनीतिक स्थिति को समझ लेते हैं, ताकि आगे की घटनाक्रम को समझने में सहूलियत होगी। तो शहादतुल्ला खान ने कर्नाटक राज्य की स्थापना की, अर्काट में अपनी राजधानी बनाई, परंतु उन्होंने पूर्ण रूप से अपने को स्वतंत्र घोषित नहीं किया। वो अभी भी मुगलों के अधीन थे। तो इसलिए कर्नाटक को कह सकते हैं कि यह एक अर्ध स्वतंत्र राज्य था। उन्होंने अपने को नवाब भी घोषित नहीं किया था, लेकिन वो अपने आप को नवाब तो कहते थे लेकिन घोषित नहीं किया था, बल्कि वो सूबेदार के पद पे थे। और उन्होंने क्या किया था कि अपना एक उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था, और वो था उनका भतीजा जिसका नाम था दोस्त अली। अब एक और दावेदार उभरते हैं नवाब पद के, अर्थात दोस्त अली के समकक्ष एक और। जब एक को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है तो दूसरे दावेदार भी खड़ा होते हैं, और वो दावेदार होते हैं चंदा साहब। तो ऐसी स्थिति में कर्नाटक की जो राजनीतिक स्थिति होती है उथल पुथल वाली हो जाती है। एक साजिश और षड्यंत्र का माहौल बनता है वहाँ के दरबार में। अब इन स्थितियों का फायदा उठाना चाहते हैं
आसपास के राज्य जैसे निजाम और मराठा वो अपने प्रभाव वाले शासक को वहां पे स्थापित करना चाहते हैं या उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। अब मराठों ने क्या किया, इसी कड़ी में 1741 ईस्वी में यहाँ आक्रमण किया और दोस्त अली की हत्या कर दी, अर्थात जिसे उत्तराधिकारी घोषित किया था शहादतुल्ला खान ने, उसकी हत्या कर दी। और दूसरे जो दावेदार थे चंदा साहब, इसको उन्होंने बंदी बना लिया और अपने साथ अपने राज्य में लेकर चले गए। अब ये स्थिति वहां पे डेवलप हुई, अर्थात दोनों जो एक उत्तराधिकारी जिसे घोषित किया गया है वो, और एक उत्तराधिकार का जो दावा करता है, दोनों ही गायब हो गए। तो ऐसी स्थिति में निजामों ने क्या किया, निजामों के जो नवाब थे वो थे निजाम मुल्क उस समय चिनकिचलिज खां, और वो काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही प्रभावशाली था। तो उन्होंने अपने अनुकूल एक नवाब को बैठाया जिसका नाम था अनवरुद्दीन। तो ये हुई हमारे आंतरिक राजनीति की बात, अर्थात भारत से संबंधित जो मामले थे वो यहाँ पे। अब अंग्रेज और फ्रेंच यहाँ पे क्यों लड़ते हैं उसको हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो इनके बीच में हमने बतलाया कि 3 युद्ध लड़े गए थे। आज हम प्रथम युद्ध की चर्चा करेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध के। तो इसका कारण क्या था, तो 1740 में ऑस्ट्रिया में एक उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। ऑस्ट्रिया में एक उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और यही यहाँ पे भारत में भी लड़ाई का मुख्य कारण बना। प्रथम जो आंग्ल और फ्रेंच युद्ध हुआ या प्रथम कर्नाटका युद्ध हुआ, वो उसका मुख्य कारण था यूरोपीय कारण था, भारतीय कारण नहीं था, और वो कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। अब ऑस्ट्रिया में क्या हो रहा था कि वहां पे यूरोप में उत्तराधिकार को लेकर एक युद्ध चल रहा था और इसमें यूरोप की सारी शक्तियां एक दूसरे से भिड़ रही थी। लगभग एक अगर कह लें तो एक यूरोप में विश्व युद्ध का एक माहौल बना हुआ था। 2 ग्रुप में बट गए थे अलग अलग देश और उनके बीच में एक युद्ध चल रहा था। अब वहां पे फ्रांस और इंग्लैंड दोनों अलग अलग ध्रुव पे होते हैं, विपरीत ध्रुव पे होते हैं, विपरीत शक्तियों के साथ में होते हैं। और एक चीज और भी बतलाना चाहूंगा कि 18वीं शताब्दी में यूरोप की जो सबसे शक्तिशाली शक्ति उभर कर जो आते हैं वो होते हैं इंग्लैंड और फ्रांस। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली देश होते हैं और इनका अलग अलग देशों पर प्रभाव भी था विश्व स्तर पे। जैसे भारत में ये अपना कॉलोनी स्थापित कर रहे थे या प्रक्रिया में थे, अमेरिका में भी वैसी ही स्थिति थी इन दोनों देशों की, और यूरोप में तो वो चल ही रहा था उत्तराधिकार का युद्ध, तो वहां पे लड़ रहे थे। तो इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ता है। अब उस समय फ्रांसीसी जो गवर्नर होते हैं उनका नाम होता है डुप्ले। वो काफी सीधे साधे व्यक्ति होते हैं। वो किसी तरीके से युद्ध से बचना चाहते हैं, अर्थात वो नहीं चाहते कि अन्य जगहों पे यूरोप में या अमेरिका में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो युद्ध हो रहे हैं उसका प्रभाव भारत में पड़े और भारत में अंग्रेज और फ्रेंच आपस में लड़े, ऐसा वो नहीं चाहते थे। अब इसके तहत वो अंग्रेजों के साथ वो हमेशा बातचीत कर रहे थे, एक सद्भाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। परंतु इसी कड़ी में क्या होता है कि एक तात्कालिक कारण बन जाता है जो जिसकी वजह से युद्ध की शुरुआत हो जाती है। वो कारण बनता है कि अंग्रेजों के जो नौसेनाध्यक्ष होते हैं वो होते हैं बर्नोट। इन्होंने क्या किया कि 2 फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया, जब्त कर लिया और अन्य जहाजों को भी वो पकड़ने की कोशिश करने लगे। तो ऐसी स्थिति में डुप्ले के सामने मतलब एक लड़ाई झगड़ा करने का के अलावा और कोई विकल्प नहीं बच गया। परंतु उन्होंने तुरंत से इसकी पहल नहीं की। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि ये कर्नाटका राज्य में पड़ता था, पांडिचेरी अर्थात दोनों शक्तियां जो थी ये कर्नाटक राज्य के अंतर्गत ही आता था।
तो डुप्ले ने क्या किया कि यहाँ के जो नवाब होते हैं, कर्नाटक के नवाब कह ले या सूबेदार कह ले, अनवरुद्दीन, उनसे मिलते हैं और उनसे मिलकर सहायता मांगते हैं। कर्नाटक के नवाब से मिलकर अनवरुद्दीन से सहायता मांगते हैं, परंतु अनवरुद्दीन उन्हें किसी भी तरीके से सहायता देने से मना कर देता है। जब मना कर देता है तो उनके पास, बल्कि उन्होंने तो ये भी एक प्रलोभन दिया था कर्नाटका राज्य को, अनवरुद्दीन को, कि अगर वो अंग्रेजों दोनों शक्तियां मिल जाती हैं, अर्थात कर्नाटक और फ्रांस की शक्तियां मिल जाती हैं, तो वो हरा देंगे अंग्रेजों को और उनका जो मद्रास पे जो किला बना हुआ है वो कर्नाटका को सौंप देंगे, अनवरुद्दीन को सौंप देंगे। लेकिन इस प्रलोभन के बावजूद भी अनवरुद्दीन सहायता करने से मना कर देता है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि डुप्ले जाते हैं ला बुल्डाने के पास। ला बुल्डाने कौन थे? तो अफ्रीकी एक द्वीप है मॉरिशस। तो पीछे की वीडियो में हमने बतलाया था कि मॉरिशस पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था, उसको अपना कॉलोनी बना लिया था। तो मॉरिशस के गवर्नर होते हैं फ्रांसीसी गवर्नर ला बुल्डाने। तो इनसे वो सहायता मांगते हैं। अब दोनों जो है सो एक ही देश के हैं, दोनों ही फ्रांसीसी हैं, दोनों फ्रांसीसी गवर्नर हैं, वो अलग अलग जगहों के हैं। ला बुल्डाने मॉरिशस के हैं और डुप्ले भारत के गवर्नर हैं। तो ये इनसे सहायता मांगते हैं, वो तैयार भी हो जाते हैं ला बुल्डाने, और वहाँ से दो तरीके की सेनाएं चलती हैं, थल सेना और नौ सेना, और दोनों सेनाएं आती है और मद्रास को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग बेस था उसको पूरी तरीके से घेर लिया जाता है। थल सेना भी पूरी तरीके से घेर के रखती है और नौ सेना भी। अब अंग्रेजों की यहाँ पे हार हो जाती है और पूरे मद्रास पे कैप्चर हो जाता है फ्रांसीसियों का। अब ऐसी स्थिति में जो है सो एक समझौता फिर होता है दोनों के बीच में। ला बुल्डाने और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक बातचीत चलती है। उस बातचीत में होता है कि अंग्रेज डिमांड करते हैं मद्रास को लौटाने के लिए और उसके संबंध में, लेकिन डुप्ले नहीं चाहते हैं कि मद्रास अंग्रेजों को वापस किया जाए। तो लेकिन बुल्डाने जो थे ये एक लोभी किस्म के व्यक्ति थे। लोभी किस्म के व्यक्ति थे तो अंग्रेजों ने उसी चीज का फायदा उठाया और उन्होंने, अंग्रेजों की तो ऐसी भी नीति ही थी, बाई हुक और बाई क्रुक, जैसे भी करके वो अपने काम को निकालना जानते थे। तो उन्होंने प्रलोभन दे दिया बुल्डाने को। बुल्डाने को 40,000 पाउंड दिए जाते हैं और बुल्डाने एग्री भी हो जाते हैं। वो 40,000 पाउंड वो ले लेते हैं और मद्रास को जो है फिर से वापस कर दिया जाता है अंग्रेजों को। अब ये सारी स्थिति होती है। अब बुल्डाने जो है सो जब चले जाते हैं मॉरिशस, तो डुप्ले को ये सारी चीजें जो होती है उससे वो बहुत ज़्यादा आहत होते हैं, बहुत ज़्यादा वो दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी अंग्रेजों से पहले लगातार वो बात कर रहे थे कि जो यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में झगड़े चल रहे हैं उसका प्रभाव भारत में नहीं होना चाहिए। भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में किसी तरीके का झगड़ा या युद्ध नहीं होना चाहिए। परंतु इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने जो है सो इस चीज को नहीं माना। पहली चीज तो इस चीज से दुखी थे। दूसरी बात जो उनको हर्ट किया वो था कि कर्नाटक के नवाब से उन्होंने सहायता मांगी थी, उनको इंटरफेयर करने के लिए बोला था। ये नहीं कहा था कि आप जो है सो किसी तरीके से युद्ध करिए और ये करिए। उनके राज्य में ये सारी घटनाएं हो रही थी, तो इसके लिए उन्होंने इंटरफेयर करने की बात अनवरुद्दीन से की थी। एक सहायता मांगी थी कि हमें जो है सो हमारी जहाजी बेड़े को जो अंग्रेजों ने पकड़ लिया है उसे वापस कर दिया जाए। तो कर्नाटक के नवाब भी उसकी सहायता देने को तैयार नहीं होते हैं। अब तीसरा जो उनका अपना व्यक्ति है ला बुल्डाने, जिससे कि सहायता मांगनी पड़ी मजबूरी में, वो व्यक्ति यहाँ पे आता है, कैप्चर कर लेता है
मद्रास पे अधिकार कर लेता है और वो अपने अनुसार से समझौता करके चला जाता है। वो तो पैसा लेकर चला गया, वो अपना उल्लू सीधा करके बुलडाने निकल गया। तो ये सब सारी चीजें डुप्ले को बहुत ज्यादा आहत करती है, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब फ्रांसीसियों का जहाज जब जब्त कर लिया गया था तो फ्रांस तक में उनकी जो है सो एक इमेज को धक्का पहुंच रहा था। तो उनमें एक ईगो या स्वाभिमान जागता है। अब वो क्या करते हैं, बुलडाने तो लेके चले जाते हैं। अब डुप्ले क्या करते हैं कि एक सेना तैयार करते हैं और मद्रास पर आक्रमण करके फिर से उस पर मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं। अब जो है सो डुप्ले पूरी तरीके से बदल गए थे, वो पहले वाले डुप्ले नहीं रहे। अब वो पूरे एग्रेसिव हो जाते हैं, उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है और वो पूरी तरीके से मद्रास पर हमला करके और मद्रास को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ये दुविधा खड़ी हो जाती है कि अब तो मद्रास भी चला गया, 40,000 पाउंड जो बुलडाने को दिया था वो दोनों चले गए। तो ऐसी स्थिति में अब वो पहुंचते हैं किसके पास, कर्नाटका के पास में, अर्थात जो नवाब अनवरुद्दीन है उसके पास पहुंचते हैं अंग्रेज लोग। और अब अंग्रेज अनवरुद्दीन से सहायता मांगते हैं। अब यहाँ पे अनवरुद्दीन जो है सो अंग्रेजों की सहायता देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फ्रांसीसियों को उन्होंने कोई सहायता नहीं दी थी, किसी तरीके के हस्तक्षेप से उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन अब जो है सो वो अंग्रेजों को सहायता देने के लिए तैयार हो जाता है अनवरुद्दीन। ऐसी स्थिति में एक लड़ाई लड़ी जाती है और वो लड़ाई लड़ी जाती है कर्नाटक और फ्रेंच कंपनी के बीच में, जिसे कि सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है। 1748 में ये युद्ध होता है। इसमें कर्नाटक के नवाब ने फ्रांसीसी कंपनी पर हमला किया। अब दोनों के जो कमांडर थे वो थे, फ्रेंच कमांडर थे पैराडाइज, और कर्नाटक के जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे कमांडर थे वो थे महफूज खान। अब यहाँ पे फ्रांसीसियों ने कर्नाटक को हरा दिया पूरी तरीके से। और सबसे बड़ी जो बात थी वो क्या थी कि इस सेना में लगभग 230 फ्रांसीसी सैनिक थे और 700 भारतीय सैनिक थे। 1000 की सेना थी। और महफूज खान की सेना जो कर्नाटक की थी वो 10,000 सेना थी और वो पूरी तरीके से भारतीयों की सेना थी। अब ये 1000 की सेना 10,000 की सेना को हरा देती है। इसके पीछे का कारण वही होता है कि फ्रांसीसियों ने तोप खाने का इस्तेमाल किया था, तोप का इस्तेमाल किया था, प्लस आधुनिक तरीके से युद्ध उन्होंने लड़ा था। तो ये सारी घटनाएं होती हैं। अब फ्रांसीसी जीत जाते हैं और यहाँ पे यूरोप, इस घटना के बाद, इस युद्ध के बाद ये होता है कि ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें किसी यूरोपीय शक्ति ने, किसी यूरोपीय कंपनी ने भारतीय राज्य को हराया था या भारतीय राजा को हराया था। ये पहली घटना हो रही थी और वो है सेंट थोमे का युद्ध। टोमे लिखा हुआ, थोमे, सेंट थोमे का युद्ध था। तो ये पहला ऐसा युद्ध था जो कि भारतीय सेना की यहाँ पे हार हुई थी। तो इससे जो है सो डुप्ले का मन बढ़ता है और डुप्ले की महत्वाकांक्षा भी जाग जाती है कि भारतीयों को हराया जा सकता है, कितनी भी बड़ी सेना हो। और दूसरी उन्हें ये सीख मिलती है कि भारतीयों को अगर पैसे देकर प्रशिक्षित किया जाए तो वो भारतीय सैनिक भी आपके लिए लड़ सकते हैं और वो वफादारी से लड़ सकते हैं। ये उन्हें प्रेरणा मिली डुप्ले को। और इसी डुप्ले की इसी नीति को बाद में अंग्रेज लोगों ने भी अपनाया। अब ये युद्ध तो समाप्त हो जाता है, फ्रांसीसी जीत जाते हैं, मद्रास पे इनका नियंत्रण हो जाता है। अब साथ में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार से संबंधित जो युद्ध यूरोप में लड़ा जा रहा था, वो युद्ध समाप्त हो जाता है 1748 में।
तो वो जब युद्ध समाप्त होता है तो एक संधि होती है फ्रांस और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, उसे एक्स-ला-शापल की संधि कहा जाता है और ये 1749 में होता है। अब इस संधि का नतीजा ये होता है कि फ्रांस जो मद्रास था वो वापस कर दिया जाता है अंग्रेजों को, और बदले में जो अमेरिका में फ्रांस और इंग्लैंड आपस में लड़ रहे थे, तो वहां पे अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जो क्षेत्र थे उस पर कब्जा किया था, जिसका नाम था लुई वर्ग। तो अमेरिका में लुई वर्ग को लौटा दिया जाता है, फ्रांसीसियों को दे दिया जाता है, और यहाँ पे भारत में मद्रास वापस कर दिया जाता है अंग्रेजों को। इस तरीके से प्रथम कर्नाटका युद्ध समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, तो डुप्ले का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनका कद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और आगे हम देखेंगे, आगे की वीडियो में दूसरे और तीसरे कर्नाटक युद्ध को देखेंगे और जानेंगे कि फिर अंग्रेजों ने किस तरीके से अपनी नीति बदली और रॉबर्ट क्लाइव किस तरीके से एक हीरो के तरह उभर कर आते हैं और अंग्रेजी शक्ति को भारत में स्थापित कर देते हैं, फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकते हैं यहाँ से। अब इस पूरे युद्ध, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो होता है, तो कई प्रश्न यहाँ से बनते और हैं और पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो कारण की बात होती है। तो कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध होता है। तात्कालिक कारण बनता है बर्नोट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ा जाना। फिर एक पूछा जाता है कि सेंट थॉमे का जो युद्ध है वो किस कर्नाटका युद्ध में लड़ा गया था, पहला, दूसरा या तीसरा। तो प्रथम कर्नाटका युद्ध में सेंट थॉमे का युद्ध लड़ा जाता है। लॉ बुल्डाने कहाँ के गवर्नर थे, तो मॉरिशस के थे। तो ये सब कुछ प्रश्न बनते हैं, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।